हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। हो रहा है रिवीजन सबका? बाकी सब्जेक्ट के टेस्ट वेस्ट मैम ने बोला था हिस्ट्री का लेंगे, टेस्ट हुआ? दोबारा नहीं लिया ना? लेंगे अभी, इस वीक में ले लेंगे या अगले वीक में, मंडे को ले लेंगे। ठीक, चलो इसमें एग्रीकल्चर वाले पार्ट का जो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, कृषि और संबंध क्षेत्र के अंदर में। इसमें जो वाटर रिसोर्स के ऊपर में दिया गया है, इसमें क्या बचा है अपना लास्ट में? किसी ने देखा हुआ होगा तो जल संसाधन है, उसके बारे में बात बची हुई है। यहाँ पे कुछ दो पार्ट में देखो, देख सकते हैं जल संसाधन को। एक तो है जो अपने सिंचाई के लिए आता है ज्योग्राफी के अंदर में, जिसमें हम नहर देखते हैं, सारे इंदिरा गांधी नहर कहाँ से कहाँ तक जा रही है। एक है जो बजट के अंदर में अलोकेशन क्या किया गया है, वो हमें सिर्फ देखने हैं प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिनके अंदर में हमें बजट के अंदर में कितना अलोकेशन, बिकॉज हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं तो वहां पे वाटर रिसोर्स में कौन कौन से आएंगे कि कौन कौन सी सिंचाई ऐसी परियोजनाएं हैं, चाहे वृहद है चाहे मध्यम है लघु आकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिसके अंदर में कितने पैसे का आवंटन किया गया है, उसमें कार्य कहां तक हो गया है, या आगे कौन सी प्रस्तावित है कि नई वाली परियोजनाएं जो आगे हमें जाके सिंचाई परियोजनाएं हैं जो काम की होगी। तो इसके अंदर में हम देखेंगे कि इन सिंचाई परियोजनाओं से हमारे कितने लाख हेक्टेयर के अंदर में हमारी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, कितनी परियोजनाएं हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि वृहद मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके कुल 39 लाख हेक्टेयर 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ये आपसे जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे उस हिसाब से आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आ सकता है कि एक पहला कथन दे देंगे कि 39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई है जो सुविधा उपलब्ध कराती है कि वृहद मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के थ्रू कितने में हो रही है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ये। तो 39 लाख हेक्टेयर जो 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम किस किस से करते हैं, टोटल ऐसे तो सिंचाई क्षेत्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम सिंचाई परियोजनाओं की बात करते हैं तो वृहद मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं जो चल रही है उनसे हमें कितना लाख हेक्टेयर है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, 39 लाख हेक्टेयर के अंदर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अंदर में 8 आपकी बड़ी परियोजनाएं हैं। कितनी? सबसे मेजर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो कितने हैं? 8 है, याद होना चाहिए। और जो मध्यम आकार की है वो कितनी है? 5 है। और लघु कितनी होगी? 41। तो ये रट लो, आप रट्टा लगा लो इसका, कहीं भी किसी भी एग्जाम में कभी भी आरएस के अंदर में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी परियोजनाएं कितनी है। सब दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि कौन सा, अगर हम बोल दें कि नवनेरा बैराज है या कौन सी योजना कहां कहां लागू हो रही है, कितने जिलों में चल रही है, उसके अंदर में सिंचित क्षेत्र कितना आ रहा है, तो हमें वो सारा कुछ करना पड़ेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि इन योजनाओं, ये जैसे बड़ी योजना है, सारी बड़ी परियोजनाएं ज्यादातर और मध्यम परियोजनाएं, उनके अंदर में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सिर्फ अपने लेवल पे नहीं बना सकती है, तो उसके अंदर में बाहर से हमें सहयोग मिलता है। किससे? न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो किससे मिलता है? जापान का जैसे है जायका है वो करता है। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सा है जो उनमें सहयोग कर रहा है, कौन सी योजना के अंदर में किसका बाहरी सहयोग है, ये भी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो आज जब करो तो ये सारी चीजें दिमाग में रखना, साथ साथ में नोट करते लिया करो। ठीक है, रफ पेज में नोट करते रहा करो, याद हो जाएगा। बैठ के लिखने से अच्छा है, बाद में आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, आप फेयर नोट्स तो बना ही लोगे, लेकिन ये वाली चीज है ना, लिख लिख के याद कर लिया करो, भले कितनी याद हो आपको। तो सबसे ज्यादा कितनी है? 8 बड़ी परियोजना है, 5 मध्यम है आपकी, और 41 जो है आपकी लघु सिंचाई परियोजना है। सब पूछ लिया जाए कितनी है, तो 41 लघु सिंचाई परियोजना है। ठीक है, पहले वाले के अंदर में क्या है अपना कि टोटल सिंचाई क्षेत्र है वो 39 लाख हेक्टेयर है। इनसे वृहद से मध्यम से लघु सिंचाई परियोजनाओं से कितना है? ठीक है, और 8 बड़ी परियोजना है, 5 मध्यम है और 41 लघु परियोजना है। चलो मध्यम रट लेते हैं, बड़ी परियोजना पहले देख लेते हैं, फिर एक एक को डिटेल में देखेंगे बड़ी परियोजनाओं को। सबसे पहले क्या देखना है? नाम देखना है इनका, कौन कहां पे है। 8 जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं वो सबसे पहले आता है, आपने हर एक को डिटेल में देखेंगे किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले नाम देख लो, नर्मदा नहर परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नहर परियोजना। ये देखेंगे कहां कहां लगती है, कितना पैसा आया इसके अंदर में। फिर आता है आपका परवन, आपने देखा होगा ना, परवन वाला नाम सुना है कभी, ज्योग्राफी में करवाया होगा, कहीं आया होगा सिंचाई परियोजना के अंदर में। तो परवन कहां पे है? 12 के अंदर में परवन है, 12 में। तो ये आपके डायरेक्ट मैचिंग के लिए पूछ लेंगे कौन कौन सी है। धौलपुर लिफ्ट तो नाम ही आ गया, इसमें क्या याद करें कि धौलपुर लिफ्ट परियोजना कहां पे चल रही है। ठीक है, परवन वाली चल रही है 12 के अंदर में, धौलपुर तो नाम आ गया कि धौलपुर में चलेगी, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा देख लेंगे। और ये फोर्थ वाला क्या चल रहा है? राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन परियोजना। ठीक है, तो राजस्थान वाटर सेक्टर जितना भी है उनको रिस्ट्रक्चर करने का जो प्रोजेक्ट है, जितने भी वाटर सेक्टर है चल रहे हैं डिजर्ट एरिया के अंदर में, उनको रिस्ट्रक्चर करके उनको रिनोवेट करके दोबारा चलाना अपने को। तो ये आगे राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए जल को पुनर्गठन करने की योजना आपकी कौन सी होगी? ये फोर्थ होगी। फिर रहता है आपका नवनेरा बैराज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पे है नवनेरा बैराज? कोटा के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नवनेरा बैराज में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, नवनेरा बैराज कहां पे है? कोटा के अंदर में है। ठीक है, फिर आता है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना,
अब आप बोलोगे कि ये जो वाटर रिसोर्स है यहां से हम क्यों करते हैं जब वहां से कर ही चुके हैं, सिंचाई परियोजना सारी देख चुके हैं। लेकिन देखो जो नई वाली चीज है, अभी कौन से प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो आपको सर्वे से पता लगेगा। और ये आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो देखा होगा कितने नंबर का आया था, ये 10 नंबर का आया था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, सिंपल इतना लिखा हुआ था, कुछ नहीं दिया हुआ था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में अब आपको बताना है, कैसे बताओगे, शुरुआत कैसे करोगे, फिर इसके बारे में कितनी डिटेल बतानी है, क्या क्या डाटा इसका इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है कि 10 में से आपको 7-8 नंबर आ सके। देखो सर्वे कर रहे हो, पूरा डाटा तो दिया आपको, अब आपने सर्वे पढ़ तो लिया, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा कि वहां पे एग्जाम में लिख सको। अब एग्जाम में नहीं लिख पाएगी तो 10 नंबर तो आपके चले गए। ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स सर राजस्थान कितना आएगा, राजस्थान की इकोनॉमिक्स से कितना का जाएगा आप बताओ, आइडिया कितना, 30-35, इससे ज्यादा जाएगा? कभी नहीं जाएगा 30-35, क्योंकि आपको क्या करना है, 17-18 नंबर की आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी आएगी, 17-18 की इंडियन इकोनॉमिक्स से कम मान लो उनको, 30-32 नंबर के राउंड से ये आते हैं, ठीक है, और इतना ही वो आते हैं। तो लगभग 65-70 नंबर का, कभी 65 नंबर का मिलेगा आपको, 70 का मिलेगा, 75 का मिलेगा, इससे ऊपर का आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसमें सोचो आप 10 नंबर का डायरेक्ट आपको एक नहर परियोजना से उठा के दे दिया गया। तो इस तरीके से कोई भी नहर परियोजना, या फिर आपकी बार ये बोला जा सकता है राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन है, वो क्या क्या योजनाएं चल रही है, ये पूछा जा सकता है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर में आपको मैचिंग दे देंगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परवन है वो कहां पे चल रही है, तो 12 की होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। नवनेरा बैराज है वो कहां पे, कोटा के अंदर में। तो बाकी फालतू डाटा छोड़ना है, हर योजना के अंदर में लिखना क्या है वो हमें सिर्फ देखना है, बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे हम। तो आपने देख लो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके बारे में देखेंगे, दोबारा भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में 10 के बजाय। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कितने जिलों में चल रही है, कब तक खत्म होगी, सारा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है 2 उच्च स्तरीय नहर, जो ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजनाएं चली है। एक चला है पीपल खूंट में और एक चला है काली तीर, ये काली तीर नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, काली तीर है ये, ठीक है, काली तीर है ये, काली तीर लिफ्ट परियोजना चल रही है, 2 चल रही है। कहां पे चली, पीपल खूंट, प्रतापगढ़, और आपको साथ में बांसवाड़ा भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो पीपल खूंट है प्रतापगढ़ की तहसील है जहां से शुरू किया गया है। लेकिन ये माई नदी का जैसे ऊपर जब ओवरफ्लो करती है, फालतू पानी आता है, तो उसमें एक कैनाल बना दी गई है इसके ऊपर में, अपर लेवल पे माई नदी पे, ताकि वहां पे आप प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के जो एरिया है वहां पे पीपल खूंट के आसपास के जितने भी गांव है वहां पे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिकॉज माई नदी तो ओवरफ्लो कर रही है, वो पानी तो खराब हो ही रहा है आपका, तो इसलिए क्या करते हो आप, इन जो कैनाल की बात करते हैं हम, उस तरह 2 नहर लेके आए हैं। इनके लिए इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो पीपल खूंट है कहां पे है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा पे है, दोनों भी दे सकते हैं आपको, एक भी प्रतापगढ़ भी दे सकते हैं, पीपल खूंट कहां पे है, प्रतापगढ़ में, और बांसवाड़ा के भी इलाके है जिससे इसमें इरिगेशन मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा। और किस पे, माई नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से जितना आपको पानी मिल रहा है वो आप आसपास के गांव में बांट दोगे। यही चीज काली तीर के अंदर में, काली तीर लिफ्ट परियोजना कहां पे है, धौलपुर के अंदर में, जो चंबल नदी है वहां पे गुजरती है, आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में पता है आपको। तो चंबल का जो वही चीज समाई की तरह चंबल जब ओवरफ्लो करती है, फालतू को जो पानी आपको लगता है कि मानसून जो टाइम में आएगा, तो वो लिफ्ट करके आप आसपास के इलाकों के अंदर में पेयजल सुविधा उससे उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो 2 आपकी क्या रहेगी, उच्च स्तरीय जो नहर परियोजना रहेगी पीपल खूंट की और काली तीर की। उसके अलावा क्या रहेगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, मेजर की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य सिंचाई परियोजना, छोटी छोटी तो बहुत सारी सिंचाई परियोजना 41 तो हमने काउंट करी है, उसके अलावा लघु सिंचाई परियोजनाओं के अलग भी छोटी छोटी स्कीम चलती रहती है इसके अंदर में। लेकिन पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक इंपॉर्टेंट, नवनेरा बैराज अपना कोटा का इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन योजना इंपॉर्टेंट है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना कहां पे है, धौलपुर में, परवन कहां पे है, 12 के अंदर में, नर्मदा नहर परियोजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी एक एक डिटेल में आज इनको देखेंगे, ठीक है, मुख्य परियोजना इतनी हो पाएगी। अब आते हैं नाम, ये इनमें से डायरेक्ट मैचिंग के लिए प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 मध्यम जो परियोजनाएं हैं इनको पूछा जाता है कि कौन सी कहां पे चल रही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गढ़दा है, गढ़दा कहां पे चलेगी है आपकी मध्यम जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, गढ़दा कहां पे चल रही है आपकी, बूंदी के अंदर में, गढ़दा चल रही है बूंदी के अंदर में। टकली है, टाकली जिसको बोलते हैं या टकली भी बोलते हैं, टकली वहां पे कहां पे है, कोटा के अंदर में, ठीक है। टाकली या टकली कहां पे है, कोटा के अंदर में। गागरीन कहां पे है, झालावाड़ में, गागरीन है झालावाड़ में। लासी और हथियादे दोनों कहां पे है, 12 के अंदर में। लासी कहां पे है, 12 में, हथियादे कहां पे है, 12 में। अब इनको करने के लिए ऐसा मत सोच लेना इतने सारे डाटा है हम कैसे याद करें, हो सकता है आपको पहले से याद हो, लेकिन नहीं भी है, रिवीजन कर भी करके जाना है एग्जाम से पहले, तो इनमें से करके जाना है आपको। 100% वाटर रिसोर्स वाले में से एक तो प्रीलिम्स में सवाल आपके 1 या 2 तो आएंगे ही आएंगे। मैचिंग वाले आते हैं जनरली तो, लेकिन सीधा भी पूछ सकते हैं कि गढ़दा कहां पे, बूंदी में, टकली कोटा में, गागरीन झालावाड़ में, लासी 12 में, हथियादे
12 के अंदर में। इनमें और क्वेश्चन बना के अब अपने दोबारा रिवीजन कर देंगे, इनके हर एक के क्वेश्चन बना के रिवीजन किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं, हम एक एक परियोजना को लेकर शुरू करते हैं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, परवन। परवन कहां पे है, 12 में, ठीक है। परवन प्रमुख परियोजना परवन नदी पर जिला झालावाड़ के बौद्धे से सिंचाई परियोजना परवन क्रियान्वित की जा रही है। कहां पे है ये परवन, कहां पे है, 12 के अंदर में, ठीक है। सर्वे के अंदर में जिला झालावाड़ क्यों लिखा गया मुझे नहीं पता, नहीं शायद वो पीपल खुंट वाली बात होगी इसलिए लिखा होगा, मैं इसको दोबारा चेक कर लूंगा। लेकिन परवन जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहां पे है हमें फिक्स पता है, 12 के अंदर में, ठीक है। सिंचाई परियोजना परवन क्रियान्वित की जा रही है। यह परियोजना झालावाड़, 12 और कोटा तीनों जिलों के लिए है, इसलिए आपने यहां पे झालावाड़ लिखा है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर में आता है तो परवन के अंदर में हमें कहां लिखना है, जहां पे लोकेशन है वो लगानी है। अगर आपसे सिंगल पूछा जाए, मैचिंग के लिए पूछा जाए, तब क्या लगाओगे आप, 12। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे झालावाड़ में भी है बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी अपनी जगह सही है, बिकॉज कितने जिलों में मिलती है आपको, झालावाड़, 12 और कोटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि किन जिलों में अंदर में परवन बहुउद्देशीय परियोजना है वो संचालित की जा रही है, 3 दिए जाएंगे, झालावाड़, 12, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुछ भी दे देंगे। तो इस तरीके से अगर 4 ऑप्शन दिए जाए तो आपको याद होना चाहिए झालावाड़ में, 12 में, कोटा के अंदर में आपको मिलता है, ठीक है, समझ आ गई, इसलिए यहां पे झालावाड़ लिखा हुआ है। यहां पे देखो 637 गांव में 1821 जो गांवों को पीने के पानी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो, 2 लाख हेक्टेयर सीसीए। सीसीए क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया, जो हमने देखा था ना, जिसपे खेती की जा सकती है, कल्चरेबल है, जिसको हम खेती के अंदर में ला सकते हो, कल्चरेबल एरिया। तो कितने में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रहे हो आप, 2 लाख हेक्टेयर के अंदर में, सिंपल याद कर लो। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, झालावाड़ में लिख दो कि झालावाड़ में सिंचाई परियोजना है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। 3 कौन कौन से जिले हैं, झालावाड़, 12 और कोटा के अंदर में इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कितने हो गए, 2 लाख हेक्टेयर के अंदर में इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तीसरा पॉइंट हो गया। इसके साथ साथ एक थर्मल पावर प्लांट है, वहां भी पानी की आपूर्ति करते हैं। इसके ऊपर में नहीं बनाएंगे, लेकिन जहां भी थर्मल पावर प्लांट होगा उसके नियरेस्ट जो भी होगा, पर जो सिंचाई परियोजना चल रही है, नहर होगी, वहां से आपको पानी की सप्लाई करनी है। तो 2970 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, उसके लिए पानी की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। समझ आ गया। अगर 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाए तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ज्यादातर इसमें अगर अलग से पूछा जाएगा, 2 नंबर से पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो क्या है, झालावाड़ की बोल सकते हो, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, झालावाड़, 12 और कोटा जिले के 1821 गांव हैं, उनमें पानी की सप्लाई के साथ साथ 2 लाख हेक्टेयर सीसीए में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। और 2970 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी इसके अंदर में, ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाओ धौलपुर लिफ्ट के अंदर में। तो इसमें याद करने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना। तो धौलपुर में इसमें क्या याद कर लोगे, वहां 2 लाख था, यहाँ 39,000 है, तो लगभग 40,000 जो हेक्टेयर है उसके अंदर में खेती हो गया, कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी, यहाँ पे हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई सह पेयजल योजना। पहली बात तो ये क्या है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, समझ गए आप, कि पानी पंप से लिफ्ट करके किसी से डैम से या वहां से सिंचाई सुविधा आपको उपलब्ध करानी है। नेचुरल फ्लो से आपको इसमें पानी नहीं मिलेगा, किसी के आसपास नहीं है, किसी नदी के। तो धौलपुर के अंदर में क्या करोगे, पूर्ण लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, इससे जहां भी जो पानी जाएगा सिंचाई के लिए वो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, उसी के थ्रू माइक्रो इरिगेशन है वो ही यूज करोगे आप, फ्लड इरिगेशन आपको नहीं करना है, ठीक है। आपने देखते हो ना अपनी साइड में क्या होता है, इंदिरा गांधी का बहुत सारा पानी है, अब हम क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन बोलते हैं उसको, सीधा पानी छोड़ दिया। लेकिन जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, है ना, फव्वारा पत्ती से कर दो, बूंद बूंद पानी हो गया, उसी के थ्रू करोगे, क्योंकि ज्यादा पानी आपके पास में है नहीं है। लिफ्ट करके कितना पानी ले आओगे आपके पास, ठीक है। तो 40,000 हेक्टेयर खेती हो गया, कमांड एरिया, पहली बात याद रखो। दूसरी बात क्या है, लिफ्ट, पूर्ण लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और साथ में पेयजल परियोजना भी है। सह पेयजल परियोजना का मतलब इरिगेशन भी है, पेयजल भी है आपके पास में, और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ही की जाएगी इसके साथ में। संपूर्ण कमांड में अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई के अलावा वार्षिक बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये देखो इंपॉर्टेंट है, 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से है। उसमें तो हम क्या कर रहे थे कि कोई थर्मल पावर प्लांट था जहां पे हम पानी की सप्लाई कर रहे थे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि पहली बात, धौलपुर लिफ्ट परियोजना की 2 इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो अनिवार्य जो सूक्ष्म सिंचाई होगी इसके अंदर में, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन यहां पे कर सकते हो, इसके लिए स्पेशल लिफ्ट परियोजना बनाई गई है पहली। और दूसरी क्या रहेगी कि 30 मेगावाट का इसके ऊपर में सौर ऊर्जा उत्पादन का प्लांट लगाया जाएगा,
क्या लगाया जाएगा? 30 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, पूछ सकते हैं, 100% पूछ सकते हैं, 30 मेगावाट सौर ऊर्जा का कौन सी लिफ्ट परियोजना के अंदर में लगाया जा रहा है, तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, कोई और सारे नाम दे देंगे आपको। तो क्या है? धौलपुर के अंदर में। दो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो सूक्ष्म सिंचाई, अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई है, दूसरा क्या रहेगा? 30 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन का संयंत्र लगाना। ठीक है, अब आ जाओ नर्मदा नहर परियोजना। इसके अंदर में कुछ नहीं, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें जालोर और बाड़मेर जिले, याद रखो, जालोर और बाड़मेर जिले में कितना लाख हेक्टेयर है ये भी याद करना है, 2.46 लाख हेक्टेयर है। नर्मदा के अंदर में कितनी हो रही है सिंचाई? 2.46 लाख हेक्टेयर की हो रही है। सबसे पहले क्या था? परवन, उसमें कितनी की हो रही थी? 2 लाख की। दूसरा क्या था? धौलपुर, जिसमें लगभग 40,000, 39,900 समथिंग कुछ। अब इसमें नर्मदा नहर है, इसमें कहां पे हो रही है? सब याद करो, जालोर और बाड़मेर के अंदर। जालोर और बाड़मेर के अंदर कितने लाख हेक्टेयर की हो रही है? 2.46 लाख हेक्टेयर की हो रही है। कि पूरे कमान क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया। अब याद करो, सिंचाई जो पद्धति है उसमें भी आपको एक स्पेसिफिक बता दिया गया, कौन सी करोगे आप? फव्वारा पद्धति ही यूज कर सकते हो। ठीक है, कितना भी पानी हो। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया? नर्मदा नहर परियोजना लिखने को बोल दिया जाए, इतना लिख लिया सफिशिएंट है। प्रीलिम्स में आ गया वो तो करना ही करना है डाटा, मेंस में भी नर्मदा नहर परियोजना 2 नंबर में आ गई। 100% आपको अभी से याद हो जाना चाहिए कि पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसके अंदर में हमें फव्वारा पद्धति को, जो है सिंचाई प्रणाली है, उसको अनिवार्य किया। क्या फव्वारा प्रणाली से ही सिंचाई करोगे? कहां करोगे सिंचाई? दूसरी बात आती है, कहां कराता है ये सिंचाई? जालोर और बाड़मेर। जो 2, 3, 5 जिले तक करता है तब तो 100% हमें जिलों के नाम याद होने चाहिए। अगर ज्यादा में कर रहा है 10 या 12 में, तो हमें डाटा याद होना चाहिए कितने जिलों में कर रहा है, 10 जिलों में, 12 जिलों में, 17 जिलों में, सारे के सारे जिलों में, इस हिसाब से। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। तो यहां पे सिर्फ 2 है तो पूछे जाएगी नर्मदा नहर परियोजना से कहां पे सिंचाई हो रही है? जालोर, बाड़मेर, बाड़मेर जोधपुर, जोधपुर जैसलमेर, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जालोर और बाड़मेर के अंदर में कितनी सिंचाई हो रही है। 2 पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ 3 ही डाटा है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने लाख हेक्टेयर का है। सब में 3 ही डाटा रहते हैं जनरली। तो कितना है? 2.46 लाख हेक्टेयर के अंदर में सिंचाई करनी है। फिर आता है कि कौन सी प्रणाली को अनिवार्य किया गया है? फव्वारा सिंचाई प्रणाली है, उसी के थ्रू, स्प्रिंकल सिस्टम है, उसी के थ्रू आप सिंचाई करवा सकते हो। तो हो गया नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, अभी लग रहा है आपको, लेकिन रिवीजन इसका आपको ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा डाटा ज्यादा है। सारी सिंचाई प्रणाली आज मैं लेके आने वाला था, लेकिन ज्यादा नहीं लेके आया, बिकॉज आप कमांड एरिया डेवलपमेंट और उसका भी डाटा बता देता आज, तो आपको समझ नहीं आता। आज के अंदर में जो ये सिंचाई प्रणाली है सिर्फ वही करेंगे। इसका प्लीज कल आओ तो रिविजन कर लेना, सब सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो अगर मैं हो सकता है क्वेश्चन वाइज पूछ लूंगा, नहीं तो डायरेक्टली पूछ लूंगा। छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है प्री और मेंस के लिए। ठीक है, अब देखो नवनेरा बैराज। नवनेरा बैराज कहां पे है? इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मैंने बोला वो यही है। कहां पे है? कोटा के अंदर में। ये परियोजना ईआरसीपी का अभिन्न अंग रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है, जो मैंने बताया था ना, क्या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बताई थी, उसका एक अंग है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है? एक तरीके से कि बहुत सारे जिलों के अंदर में 2051 तक आपको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करानी है। तो जो नवनेरा बैराज कोटा है, वो भी इसके अंदर में जो सिंचाई परियोजना, जो सिंचाई सुविधा उपलब्ध करानी है, वो उसका ही पार्ट है, ईआरसीपी का ही पार्ट है ये। ठीक है, इस परियोजना के पहले चरण के लिए 1316 करोड़ रुपए का संशोधित स्वीकृति दी गई है। 1300 करोड़ रुपए पैसा याद न रखो तो 2 इंपॉर्टेंट याद रखना, कहां पे है? कोटा के अंदर में है और ईआरसीपी का पार्ट है। मैं ईआरसीपी उसी को बोल रहा हूं, याद रख लेना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूरी राजस्थान नहर परियोजना जो है। ठीक है, ईआरसीपी का पार्ट है नवनेरा बैराज। अब आगे चलो, ये राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। इसके अंदर में बहुत सारी जो भी माइनर इरिगेशन है, नॉर्मल इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनके अंदर में भी उनकी जो स्थिति है उनको सुधारना इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है। अब यहां से आपको शुरू करना होगा कि किसके सहयोग से बन रही है, बिकॉज ये आगे बड़ी परियोजना है। अभी तक तो आगे जो छोटी परियोजना है जो गवर्नमेंट चला रही थी, अब ध्यान रखना 4 ऐसी जगह हैं जहां पे आपको बाहर से आपको सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे यहां पे क्या बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना है, वो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जिसको जायका बोल दो चाहे जीका बोल दो, जायका या जीका दोनों चलते हैं। ठीक है, हिंदी में जायका लिख देना चाहे जीका लिख देना। यहां पे जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है, उसके द्वारा आपको वित्त पोषित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आज लिखते रहना, लास्ट में पूछूंगा कि 4 है जो कौन कौन सी किससे वित्त पोषित है। ये तो है वित्त पोषित है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जीका से वित्त पोषित है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इस परियोजना अवधि को कितने साल में खत्म करेगा आप जीका और राजस्थान सरकार है, सब मिला के 8 साल के अंदर में इसको खत्म किया जाएगा। 8 साल में इसका काम पूरा करना है आपको। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट, इस परियोजना के तहत 27 जिले हैं और 137 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्वास और जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है।
किया जाना है। ठीक है, तो मैंने बताया था बहुत सारी सिंचाई परियोजना है, उनका क्या करना है, पुनर्वास करना है, जीर्णोद्धार करना है, उनके रख रखाव मेंटेनेंस होगी, कोई खत्म हो गई तो उसको वापस जीवित करना, इस तरीके से पुनर्वास जीर्णोद्धार करके आपको 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं जो माइनर चल रही है। उनके अंदर में कितने जिलों के अंदर में, 27 जिलों के अंदर में, 27 जिलों के अंदर में 137 सिंचाई परियोजनाएं, उनको पुनर्वास करना है, जीर्णोद्धार करना है, उनको वापस रिहेबिलिट करना है। ठीक है, अब बताया है 4.7 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान इसमें लाभान्वित होंगे। कितने लाभान्वित रहेंगे, 4.7 लाख हेक्टेयर के जो सिंचित क्षेत्र के किसान हैं वो इसमें लाभान्वित रहेंगे। अब ये चलती है, अब इतनी बड़ी परियोजनाएं 8 साल में पूरी करनी है, एक चरण में तो कंप्लीट होगी नहीं। दूसरा सवाल क्या बनता है कि ये 2 चरण के अंदर में चल रही है। अब जो प्रथम चरण है 27 में से उसमें कितने जिले आएंगे, कितने जिले, 21 जिले हैं, वो आपके 21 डिस्ट्रिक्ट है, उनको इंक्लूड किया है। ठीक है, उसमें से 65 लघु और मध्यम उप सिंचाई परियोजनाओं का नवीनीकरण किया जाना है। कितनी गिनी है, टोटल 137। प्रथम चरण के अंदर में कितनी ली है हमने, 65 ली है, 65 ली है। ठीक है, अब 65 जो उप परियोजना ली है, जो 22-23 तक कितनों का काम पूरा कर दिया गया है, वो है 36 उप परियोजना। अब यहां पे इस तरीके से सवाल बने, यहां पे कोई ऐसा आरपीएससी कई बार सीधा पूछती है कि 22-23 तक जो राजस्थान में ये परियोजना चल रही है वो किसके सहयोग से चल रही है, उससे भी नहीं पूछेंगे, या तो पूछ लें, ये पूछ लेंगे उसमें से कितनी परियोजनाएं, परियोजनाओं का काम 2022-23 तक कंप्लीट हो गया है। इसमें पूछ लेंगे, किसी और एग्जाम में पूछ लेंगे, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो कितनी होगी, 36। तो ये याद कर लो, 36/65 कितनी है टोटल, 65 पहले चरण में, टोटल कितनी है 137। कितने जिले हैं, 27 जिले। पहले चरण में कितने जिले लिए, 21। कितनी परियोजना ली है, 65। उसमें से कितनों का काम कंप्लीट हो गया, 36 का काम कंप्लीट हो गया अब तक के। ठीक है, समझ आ गया। दोबारा डाटा है, जो भी रिवीजन कर लो। सबसे पहले जायका द्वारा करती है, उसके बाद में 8 साल में पूरा करना है, 2 चरण में चल रही है। टोटल आपको 27 जिले और 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनके थ्रू पूरा करना है। दूसरा क्या रहता है आपका, टोटल सिंचित क्षेत्र कितना है, 4.7। सबसे ज्यादा ये देख लो, क्योंकि 27 जिले ले लिए और कितना बचेगा, 4.7 लाख हेक्टेयर है, वो सिंचित क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। पहले चरण में इसमें से कितना आ रहा है, 21 जिले, 137 सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनमें से कितनी ले ली, 65। काम कितना कंप्लीट हो गया, 36। काम कितना कंप्लीट हो गया, 36 का आपका काम कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, हर परियोजना के अंदर में इस हिसाब से आपको डाटा देखना है कि कैसे, इससे ज्यादा बार आपका कुछ बचा ही नहीं है, किसी भी एग्जाम में पूछ ली इससे बार सवाल आएगा ही नहीं। और ये परियोजना ऐसी है कि एक बार कर ली, आपको बाई चांस आपको अगले सर्वे के बाद पेपर हो, किसी और एग्जाम का पेपर होगा तो भी यही रहेंगे इसके अंदर में, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि कितनों का आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अगले वाले में पूछ लेंगे 23 हो जाएगा, अभी 36 हुआ है तो अगले वाले तक हो सकता है 65 का 65 पूरा कर दे, बस इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आता है राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन परियोजना। जो डेजर्ट एरिया है उसके अंदर में जितना भी जल है पुनर्गठन किया है, उसका अलग से हमने एक राजस्थान के अंदर में योजना लेके आए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पे सबसे ज्यादा उधर वाले हिस्से के अंदर में कौन सी चल रही है, अपनी आईजीएनपी पहला चरण चल रहा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही है, जगह जैसलमेर तक, आपके मोहनगढ़ तक आगे तक पहुंच गई है। प्रणाली के पुनर्वास, उसके पुनर्वास के लिए, पुनर्गठन के लिए परियोजना में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इसको कौन करता है, एनडीबी। जब आप आईआर करोगे तो उसके अंदर में यह भी बताया जाएगा कि आपको एनडीबी क्या है, किसका, कहां पे इसका मुख्यालय है, किस कौन कौन से इसमें देश शामिल है, इसकी स्टार्टिंग की पूंजी कितनी थी। ठीक है, ये भी अपने आता है, लेकिन वो आईआर का पार्ट है। तो अभी तक आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके अंदर में इसके द्वारा आपको वित्त पोषित किया जाता है। वैसे भी न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या कहता है, रीजनल जो ज्यादा है वो पैसे देता है, बिकॉज चाइना का इनका बनाया हुआ है, जो लोकल रीजनल है, एशिया पैसिफिक रीजन है, इसी के अंदर में आपको सबसे ज्यादा फंडिंग मिलेगी। इसलिए क्या है, जो राजस्थान में जब मरु क्षेत्र के जल पुनर्गठन की बात आई तो वहां पे हमने पैसा किससे लिया है, कौन वित्त पोषित कर रहा है, एनडीबी कर रहा है। ठीक है, हो गया आपका। इसमें देखो गंगानगर, वहां से आईजीएनपी के हिसाब से याद कर लो कहां जा रही है, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर बीकानेर हो गया, इधर जोधपुर हो गया आपका, इधर बाड़मेर हो गया, जैसलमेर, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर एक तरफ, फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर ये एक तरफ हो गया, ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एक तरफ हो गया। ठीक है, तो इतने जिले हैं। वैसे याद ना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
कहां पे चलिए अभी इसके अंदर में इन जिलों को लाभ मिलेगा क्योंकि आईजीएनपी है, उसी का देख लो आईजीएनपी की प्रथम के जो प्रणाली में पुनर्वास पुनर्गठन करना है, उसको बनाए रखना है, मेंटेन करे रखना है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ऊपर वाले इससे कौन से गंगानगर मानगढ़ बीकानेर हो जाएगा, इधर आप करोगे चूरू नागौर हो जाएगा, सिक्कर झुंझुनू हो जाएगा। अगर वहां पे वेस्ट की साइड जाते हो तो आपका जोधपुर बाड़मेर और जैसलमेर हो जाएगा ना। ये याद रहे वो भी तो कितने हैं टोटल पता होना चाहिए, कितने 10 जिलों के अंदर में इसका किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एनडीबी के सहयोग से चल रही है, ठीक है। अब वो तो होगी, उसके अलावा एक और जो परियोजना चल रही है वो है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। वो परियोजनाओं में से तो इंपॉर्टेंट हमने कर ही लिया, अब बचता क्या है, ईआरसीपी बचा है, वो इसके बाद में आ जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, अब ये क्या, ये परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका गंगा के लिए मिनिस्ट्री बनाई थी भारत सरकार के द्वारा, उसी के द्वारा जल गंगा संरक्षण विभाग है, जो नदी विकास है, जल संसाधन मंत्रालय है, उसके द्वारा वित्त पोषित है। यहां पे याद रखो इसमें सहयोग कौन दे रहा है, विश्व बैंक कर रहा है। यहां पे कौन दे रहा है आपका सहयोग, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ये लिख लेना कॉपी के अंदर में, सिर्फ मैचिंग करके लिख देना, अलग से याद रहेगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेशनल हाइड्रोलॉजी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका ये। आप दे बोलोगे कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, इसमें कहां से इंपॉर्टेंट हो गया, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, ऐसे तो देश के तो कितने करेंगे। ये इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट क्या करता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके जो लेटेस्ट डाटा है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। इसके लिए परियोजना आई गई थी। क्या काम करता है ये देखो, कुल परियोजना की लागत 134 करोड़ है इसके अंदर में, जो भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ मिली है, तो स्टेट को कोई बर्डन नहीं है इसके अंदर में, याद रख लेना। 8 साल है, 2016 से लेके 16-17 से लेके 23-24। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 23-24 में खत्म हो रही है ये योजना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, ठीक है। 8 साल तक चली है, पूर्ण रूप से 100% आपका भारत सरकार ने अनुदान दिया। भारत सरकार को किसने सपोर्ट किया है, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। उपकरणों की मदद से उपग्रह से निरंतर सटीक डाटा प्राप्त करने के बाद जनता के लिए ऑनलाइन डेटा उपलब्ध कराना। आपके पास सैटेलाइट है, हाइड्रोलॉजी की बात करते हो तो हाइड्रोलॉजी रिमोट सेंसिंग के अंडर में आता है, उस हिसाब से तो आप देख सकते हो कि किस एरिया के अंदर में कितना डाटा है। डाटा क्या होगा जल के अंदर में, कि जल है, डैम है, उसके अंदर में पानी कितना है, कितना पानी आपका किस लेवल के बाद में आपको एकदम से, तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने के लिए जनता के पास डाटा उसके कितना डैम में पानी आ गया है। अब अगर इस पानी इस लेवल से ऊपर चला गया तो ऑटोमेटिक सिस्टम से क्या हो गए, गेट खुल जाएंगे आपके। तो वो सारी चीज ऑटोमेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो डाटा कलेक्शन का काम करने के लिए क्या किया था, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना लाई गई थी। कहां पे, 16-17 के अंदर। इसके अंदर में एक सिस्टम आता है जो राजस्थान के अंदर में लगाया गया है, वो है क्या, स्काडा सिस्टम, ठीक है। इसी के बेसिस पे अब आ जाओ, बांध और नहर प्रणाली में पारदर्शी जल प्रबंधन के लिए राज्य के बिसलपुर बांध, माही, गुड्डा और जवाई बांध पर पहला स्काडा सिस्टम लगाया गया है। स्काडा सिस्टम क्या है कि डाटा को कलेक्ट करने के उसके आधार पर वैज्ञानिक तरीके से ऑटोमेट करना किसी भी प्रणाली को, यानी कि डैम में अंदर में स्काडा सिस्टम वहां पे लगा दिया तो वहां पे क्या होगा, ऑटोमेटिक अपने को जनता को पता रहेगा कि इस डैम में आज इतना पानी है, इस डैम में इतना ओवरफ्लो हो गया, एक लेवल से ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, गेट ऑटोमेटिक खुल जाएंगे कि इतने इससे ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें ऑटोमेट करने के लिए आपने क्या किया है, नेशनल लेवल पे जल विज्ञान परियोजना लाई गई है, जिससे आपको डाटा मिल जाएगा। अब वो जल विज्ञान परियोजना के जो डाटा है उसका यूज करके हमने क्या किया है, स्काडा सिस्टम जो आया है वो क्या है, स्काडा सिस्टम। पूछा जा सकता है 2 नंबर में, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि स्काडा सिस्टम राजस्थान में सबसे पहले कहां लगा था, सबसे पहले कहां लगा था, बिसलपुर बांध के बाद में, ठीक है, बिसलपुर बांध में लगा था। उसके बाद माई, गुड्डा और जवाई बांध पे आपका लगाया गया था। याद कर लो चारों के अंदर में, बिसलपुर, माही, गुड्डा और जवाई बांध पे लगाया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ स्काडा सिस्टम में। स्काडा सिस्टम है क्या, कि डाटा को कलेक्ट करना, सैटेलाइट की मदद से डाटा को कलेक्ट करना और उस डाटा को पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाना, उसका काम क्या है, वो है आपका स्काडा सिस्टम। ये लगाया क्या आगे आपके क्या है, बिसलपुर बांध पे। और आपको लगता है कि बिसलपुर पे इन चारों में सक्सेसफुल हो गया है तो और जगह पे भी लगेगा, तो उसके बाद किसका नंबर आएगा। इसी क्रम में नर्मदा नहर परियोजना में जितना है, सांचौर, जालोर, गंग नहर, भाखड़ा नहर, अपना जो गंगानगर या हनुमानगढ़ नहर होगी, वहां पे पारदर्शी जल प्रबंधन के लिए स्काडा प्रणाली अब स्थापित कर रहे हैं धीरे धीरे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं नहर का नाम बता रहा हूँ कहां पे। उसके बाद आपके क्या है, पार्वती बांध, ये याद कर लो, धौलपुर, इसलिए ले आया मैं कि याद करने को मिल जाएगा। पार्वती बांध कहां पे है, धौलपुर के अंदर में। पार्वती बांध धौलपुर में। राणा प्रताप सागर बांध और ज्वार सागर बांध ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप और ज्वार सागर बांध कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। सोम, कमला और अंबा बांध कहां पे है, डूंगरपुर में। सोम, कमला और अंबा बांध आपको पता होगा, ज्योग्राफी वैसे कर चुके हो, अगर रिवर पता है तो वैसे पता हो जाएगा बांध कहां बनाएंगे, सोम, कमला, अंबा डूंगरपुर के अंदर में है। तो वहां पे भी स्काडा प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में, बिकॉज अच्छी प्रणाली है, ऑटोमेट हो जाएगा सारा सिस्टम और पारदर्शी तरीके से जनता को इसकी जानकारी भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसलिए आपको
यहाँ पे जल परियोजना करनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राजस्थान के अंदर में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना एक तो खत्म हो रही है, उसके थ्रू स्काडा सिस्टम है आया, स्काडा सिस्टम आया तो वो क्या एक दूसरे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, राजस्थान में स्काडा सिस्टम सबसे पहले कहां पे लगाया गया था, बिसलपुर बांध में लगाया गया था। ठीक है, अब सरिंद फीडर और इंदिरा गांधी फीडर जो पंजाब बाकी है, रीलाइनिंग करनी है। आपको पता है रीलाइनिंग करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो खर्चा तो आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सरिंद फीडर हो गया, इंदिरा गांधी फीडर हो गया, अब जो पंजाब है उसके अंदर में रीलाइनिंग कर रहे हैं अपने, तो हम क्यों पैसा दे रहे हैं, तो उसके अंदर में वो भी देख लेंगे। तो यहां पे हमें पानी कहां से मिल रहा है, इंदिरा गांधी के अंदर में, हमारे पास भी तो राजस्थान में भी तो पानी आ रहा है, तो इसकी मरम्मत करनी है। चाहे मरम्मत स्टार्टिंग से लास्ट तक होगी, तो जितना मरम्मत का खर्चा होता है जिन राज्यों से गुजरती है वो सारे राज्य मिलकर वहन करते हैं उसका, बिकॉज एक जगह भी अगर आप मरम्मत नहीं करोगे तो उस नहर परियोजना का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर में हमें पढ़ना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी फीडर पंजाब बाग और सरिंद फीडर की लाइनिंग के लिए 23 जनवरी 2019 को भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ में एक समझौता हुआ था कि हाँ इसको रिलाइनिंग करो, इसमें कहां पे जो मेंटेनेंस चाहिए वो सारी कंप्लीट करो। इंदिरा गांधी फीडर की रिलाइनिंग के लिए 60% तो केंद्रीय सहायता और 40% राज्य सरकार करेगी। जो इंदिरा गांधी फीडर है उसकी रिलाइनिंग करोगे तो कितना मिलेगा, याद कर लो ये कितना रहेगा। वैसे भी एग्रीकल्चर से चल रहा है ये 60-40 का फॉर्मूला, 60 क्या रहेगा केंद्र सरकार का, 40 कौन देगा, राज्य सरकार। अब 40 राज्य सरकार देगी, तो सरिंद फीडर है उसकी रिलाइनिंग करने के लिए पंजाब और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी रहेगी, ये याद कर लो। सरिंद फीडर है उसको मेंटेनेंस के लिए जितना भी खर्चा आएगा उसमें पूछा जाएगा कि पंजाब और राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो पंजाब की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, वो क्या है 50.15%, और राजस्थान की कितनी रहेगी 45.45, कितनी रहेगी 50.15, हाँ 54.15, 45.85। तो ये एग्जैक्ट याद कर लेना, रेशियो पूछा जा सकता है डायरेक्ट है कि सरिंद फीडर है उसको रिलाइन करने के लिए पंजाब और राजस्थान के अंदर में कितना जो है वित्तीय जो सहायता है उनमें कितना प्रतिशत में योगदान है आपस में, तो 54.15 और 45.85, या राजस्थान का डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कितना प्रतिशत योगदान है, तो कितना रहेगा 45.85% का आपका योगदान रहेगा। ठीक है, अब आती है ड्रिप, बांध पुनर्वास और सुधार योजना, यानी डैम को रिहेबिलिटेट करना है, इंप्रूवमेंट करना है। आपने डैम बना दिया, डैम 50-50 सालों की जो है 100 साल होती है उनकी एज, तो लेकिन डैम जो पुराने बने हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनका पुनर्वास इंप्रूवमेंट करना है उनके अंदर में, तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए क्या आई है, ड्रिप आई है कि जितने भी डैम बने हुए हैं उनकी भी मेंटेन हमें करनी है, जैसे हमें नहर की करी थी सेम मेंटेनेंस के लिए किया गया। इसमें क्या किया इंपॉर्टेंट क्या है, 7 बांध को सबसे पहले हमने चूज किया, बहुत सारे बांध है उनमें से 7 बांध को चूज किए, तो उनके नाम पता होने, एक तो कौन कौन सा, बिसलपुर वाला, एक जवाई बांध, सुकड़ी सेलवाड़ा बांध, कहां पे, सिरोही में, जो नया आ रहा है वो बता रहा हूं, सुकड़ी सेलवाड़ा सिरोही के अंदर में, सुकड़ी सेलवाड़ा क्या है सिरोही में, माही बांध हो गया, गंभीरी चित्तौड़गढ़ के अंदर में, माही गंभीरी चित्तौड़गढ़, मातरकुंडिया बांध कहां पे है, आया हुआ है एग्जाम में भी आया हुआ है पहले, मातरकुंडिया बांध कहां पे है, भीलवाड़ा में, सोम कमला अंबा अभी हम करके आए थे कहां पे है, डूंगरपुर के अंदर में, तो इनको चूज किया गया 127 करोड़ रुपए के हिसाब से इनको किया जाएगा। 5 ना, और जो रायपुर लूनी के ऊपर में 2 बांध है उनको अभी तक प्रक्रिया निविदा प्रक्रिया चल रही है, तो कभी न्यूज में आपके सामने आ जाए इन बांधों का पुनर्वास हमने अभी शुरू कर दिया है, तो इनको भी याद कर लेना, ऐड कर लेना, नो कर लेना, लेकिन अभी तक नहीं होगा, अगले बजट तक मुश्किल है हो पाए, तो 5 ना, और रायपुर लूनी वाले तो छोड़ देना, लेकिन 7 बांध है उनके जो ड्रिप है उसके थ्रू आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कितने बांधों का पुनर्वास किया जा रहा है, तो उनके बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए, पहला तो नंबर पता होना चाहिए 7 है, और उनका नाम पता होना चाहिए, बिसलपुर, जवाई, सुकली सेलवाड़ा, माही गंभीरी चित्तौड़गढ़, मातरकुंडिया बांध भीलवाड़ा, सोम कमला अंबा आपका हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा पूरा का पूरा, अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसमें समयबद्ध तरीके से इंपॉर्टेंट क्या है, सीधा पूछा जाएगा जो कि समयबद्ध प्रयासों से कि एक टाइम लिमिट सेट होती है कि इस टाइम तक हमें इतना काम करना चाहिए। अब अगर समयबद्ध प्रयास अगर इंक्लूड करते हो तो ड्रिप परियोजना में शामिल जो कितने राज्य शामिल है, इसमें ड्रिप परियोजना में 18 राज्य शामिल है, उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, राजस्थान ने 18 राज्यों में समयबद्ध टाइम अगर आप करो, प्रयास करो समयबद्ध टाइम पे एक समय के हिसाब से कितना काम होना चाहिए, उसमें देखो अब तक 18 राज्यों में राजस्थान है जो ड्रिप परियोजना में उसमें प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान के अंदर में बांध कितने आते हैं आपके, इसमें कितने डैम आएंगे आपके, 7 आएंगे, और 7 के 7 नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब आती है आपकी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, आज की शायद ये लास्ट है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। अब आपको क्या करना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके लिए कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध और मेज नदियां, कितनी नदी है, कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज नदी,
जिसको ये पिछली बार नहीं पता था ना, जिसने नाम नहीं लिखे उसके बाद कुछ भी लिख के क्या आया वो से, उसमें कोई मतलब नहीं है। 10 में से 0 आए हैं, मतलब 190 का पेपर अटेम्प्ट हुआ है, उसमें 10 नंबर तो आपके गए सीधे। अब ये बहुत है आसान, लेकिन जिसने उसके लिए आसान है जिसने थोड़ा सा हर परियोजना को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है ना। ऐसे नहीं है इकोनॉमिक्स से उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे तो अपने 150 पेज के लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन उससे क्या, बहुत ही जो कंसाइज जितना है उसको रिवीजन करो लास्ट तक, चाहे दिसंबर में एग्जाम हो आपके। तो कितनी है ये याद हो जानी चाहिए, कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंध और मेज नदियां उपबेसिने के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिल, गंभीरी और पार्वती नदी उपबेसिन में मानसून अवधि के दौरान स्थानांतरित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया गया। इसलिए ये बड़ी परियोजना है बहुत। ठीक है, क्या करोगे आप कि 5 नदियां हैं, कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध, मेज। बारिश आई, छोटा उपबेसिन है इनका, तो इसमें ओवरफ्लो होगी, कोई वाली बात। जो हमने ऊपर कैनाल तैयार करी थी, नहर कैनाल तैयार करी थी, वो तो 2 ही है। लेकिन यहाँ पे क्या 5 नदियां, इनके उपबेसिन में क्या होगा, मानसून के दौरान पानी ज्यादा आ गया, तो पानी ज्यादा आ गया तो इनमें जो एक्सेस वाटर को जो खराब हो रहा है आपका, फालतू में बह रहा है, उसको अधिशेष जल को बनास, पास में कौन कौन है उनमें स्थानांतरित करने के लिए आपको लिंक योजना बनानी है। तो बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिल, गंभीरी और पार्वती नदी के जो उपबेसिन है उनमें स्थानांतरित करना है। समझ में आ गई बात कि 5 उधर है, उनके अंदर में कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध और मेज नदी का उपबेसिन है, उनके अधिशेष जल को जो मानसून के दौरान इकट्ठा होता है उनको बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिल, गंभीरी, पार्वती नदी के उपबेसिन में स्थानांतरित करना है। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम तो यही है। चीज 2 नंबर में आए तो यहां पे खत्म कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए, बिकॉज ये दी गई है और एग्जाम में आया हुआ है ये योजना। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, 2051 तक कंप्लीट होगी ये, क्योंकि बहुत बड़ी काम बात होगी। ये तो इतने 5 नदियों का पानी है, वो आगे भी 6 नदियों के अंदर में स्थानांतरित करना है, तो कितने हो गए, 13 जिलों के अंदर में। इसमें क्या होगा, पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अब जो बचा पानी है वो हम जब बचा रहे हैं तो वो कहीं तो देंगे, किसी को इरिगेशन के लिए देंगे, पेयजल के लिए देंगे, तो कितने होंगे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कितनी होगी, 13 जिलों के अंदर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2051 तक कंप्लीट होगा, 13 जिलों के अंदर में होगा। 2 लाख हेक्टेयर का नया सिंचित क्षेत्र है, ये पानी कहीं तो लगेगा। तो कल्चरेबल जो वे हमारे पास लैंड पड़ी है, कितना प्रतिशत भी पड़ी है, उसको हम पानी लगा के उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, खेती के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो जो राजस्थान के अंदर में बने जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, 2 लाख हेक्टेयर तक का उम्मीद है कि नया हम एग्रीकल्चर का क्षेत्रफल बना लेंगे इसमें पानी लगा के। तो कितना हो जाएगा, 2051 तक कंप्लीट, 13 जिले, 2 लाख हेक्टेयर का नया कृषि क्षेत्रफल अपने को मिलेगा। प्रथम चरण में अब आपने इनको चरण करने हैं ईआरसीपी के। अब इतनी बड़ी जो है अधिशेष जल को कैसे आप ट्रांसफर करोगे, तो इनके लिए एक बनाई जाती है, पहले सबसे पहले लिंक कैनाल बनाएंगे। ठीक है, कहीं पे बैराज बनाएंगे आप रोकने के लिए, पानी बीच में बैराज बनाना पड़ेगा कि वहां तक पानी आया, वहां पे स्टोर होगा, फिर आगे आप दे रहे हो। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, प्रथम चरण में नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक बनाओगे। सबसे पहला तो क्या बनाओगे, नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा, इनके बीच में 4 जगह पे आप एक लिंक कैनाल बना दोगे। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, कुल नदी पर है रामगढ़ बैराज बनेगा। ठीक है, कुल नदी जहां से पानी आ रहा है उस पे कौन सा बनेगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब चलो मेंस के हिसाब से नहीं तो प्री के हिसाब से जरूर पूछा जाएगा। कुल नदी पे क्या बनेगा, रामगढ़ बैराज बनेगा। कुल नदी पे रामगढ़ बैराज 50 MCM की क्षमता है, वो छोड़ दो। पार्वती नदी पे क्या बनेगा, महलपुर बैराज बनेगा। पार्वती नदी पे महलपुर बैराज बनेगा। ठीक है, तो इन्हीं के लिए जो एक्सेस जल अधिशेष जल है उसको स्थानांतरित करना है, तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रथम चरण है नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक पहले बनाना पड़ेगा। नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा बनाना पड़ेगा। दूसरा, कुल नदी थी उस पे रामगढ़ बैराज बनेगा। एक तो उधर वाली नदी ले लो जिसपे बैराज बनाना है अपने को, वो कौन सी है, कुल नदी। एक जहां पे स्थानांतरित कर रहे हो वो कौन सी है, पार्वती, जहां पे महलपुर बैराज बनेगा, वहां पे महलपुर बैराज बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई। इसमें निर्माण के लिए 96,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का प्रावधान रखा गया है। उसके साथ में तीसरा जो पॉइंट है वो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है। अभी जाके कंप्लीट हुआ है ये पूर्वी राजस्थान, इतनी बड़ी परियोजना है, 2051 तक कंप्लीट करना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर निगम बना दिया जो इसको मॉनिटर करेगा। तो वो इसका नाम क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। सेम आगे निगम लगा दो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया। लेकिन ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, क्योंकि बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इसको कौन हैंडल कर रहा है वो हम बता सकते हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम इसको हैंडल कर रहा है। समझ में आ गई सारी बात। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब लास्ट बचती है आपकी राजीव गांधी जल संचय योजना।
राजीव गांधी जल संचय योजना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। राज्य में अधिकतम वर्षा जल का संचयन के लिए जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी जल संचय परियोजना 2019 में शुरू की गई थी। कि जितना भी वर्षा वाला जल आ रहा है मेनली ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए था, कि जितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके लिए यूज की गई थी। तो जल संचय करना, अधिकतम वर्षा वाला जल संरक्षण करना और जितने भी उपलब्ध जल संसाधन है उनको विवेकपूर्ण तरीके से यूज करना। बिकॉज 2019 तक राजस्थान में लगभग जल संसाधन जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे थे वो डिप्लीट होना शुरू हो गए थे, लगभग बहुत सारे एरिया डार्क एरिया के अंदर में आ गए थे। तो इसलिए आई थी राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए ग्रामीण विकास। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग को प्रशासनिक विभाग बनाया गया। अब प्रशासनिक विभाग कौन बना इसका कोई लेना देना नहीं है। आईजी ऐसे देखोगे तो पंचायती राज विभाग का, इससे क्या लेना देना है। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके लिए प्रशासनिक विभाग कौन सा है, राजीव गांधी जल संचय योजना है उसका राजस्थान में क्या प्रशासनिक विभाग कौन है, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, यानी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो वहां पे होंगे। नोडल डिपार्टमेंट कौन रहेगा, जल ग्रहण विभाग और मृदा संरक्षण विभाग है इसका नोडल डिपार्टमेंट रहेगा। ठीक है, मेन डिपार्टमेंट किसके पास है, जो नोडल डिपार्टमेंट जो ये योजना के सारे हैंडल करेगा वो किसके पास, जल ग्रहण विभाग और मृदा संरक्षण विभाग के पास रहेगा। लेकिन इसमें अगर प्रशासनिक तरीके से इसको अलग से एक विभाग बनाया गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो किसको दिए गए, ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग को दिए गए। तो इसके अंदर में जो अपनी इंपॉर्टेंट बात है राजीव गांधी जल संचय योजना की इंपॉर्टेंट बात है यही है कि प्रशासनिक विभाग कौन सा है, 2019 में शुरू की गई थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए शुरू की गई थी। तो आज हमने जो इंपॉर्टेंट जितनी भी हमारी सिंचाई परियोजना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है, जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, वो हमने कर ली है। ज्यादा मैं लेके नहीं आया हूँ बिकॉज आपके क्या होगा कि फिर पोच हो जाएगा। कमांड एरिया डेवलपमेंट में अंदर से आगे बताना पड़ता है कितना एरिया है, उसके भी डाटा आ जाएंगे। वो हम जो बचा हुआ पोर्शन है वो कल कर लेंगे। तब तक के लिए इसको रिवीजन कर लेना। कल मैं सबसे पूछने वाला हूँ कि कौन सा वर्ल्ड बैंक कौन करता है, एनडीबी किसका करता है, आपको सपोर्ट करता है, तो वो सारी चीजें याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू। कल हम इसको दूसरी जो पोर्शन बचा है वो कंप्लीट करके फिर इसको फिनिश करते हैं।